Hello students, in this lecture number 2 on the chapter motion, we shall discuss our new concept. In lecture 1, we discussed rest. Rest is position of an object if it is not changing with respect to time. यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रही है तो उसे रेस्ट कहते हैं, जैसे स्टेशनरी कार, बस, ट्रक, ट्रीज, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा. Motion means an object changes its position continuously with respect to time, and then object is said to be in motion. For example, moving bus, moving car, flying birds, fishes swimming in water, fishes जो पानी में तैर रही हैं, planets revolving around sun, shaking of branches and leaves of tree due to motion of air, moving fan, all are in motion. We discussed 3 types of motion. हमने 3 टाइप की मोशन पढ़ी थी. 1 डायमेंशनल मोशन, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जैसे मोशन ऑफ ए बस, मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन व्हेन इट इज़ मूविंग ऑन रनवे एटसेट्रा. ये 1 डायमेंशनल मोशन थी. और 1 डायमेंशनल मोशन में हमने कहा था कि ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ओनली 1 कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट or position is changing with respect to time. Motion of an object when it is moving only in one direction. जब कोई ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं. एक डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है ओनली 1 कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन का केवल एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है, आइदर एक्स और वाई और जेड, तो उसे हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं. या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में डिफाइन करेंगे तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन. फिर हमने 2 डायमेंशनल मोशन की बात की, जैसे फुटबॉल को हिट करना, जैसे गोल्फ बॉल को हिट करना, जैसे क्रिकेट बॉल को बैट से हिट करना. तो बॉल इस तरीके से मूव करती है, यानी ये स्ट्रेट भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है, यानी एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है. तो इसके 2 कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, एक्स और वाई. तो बॉल की जो पोजीशन है 2 डायरेक्शंस में बदल रही है, एक्स और वाई डायरेक्शन में. जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली की जो पोजीशन है वो भी एक तो सीधे जा रही है, एक फिर नीचे जाएगी. तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट इसके बदल रहे हैं. तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन इज नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड से मिलकर के जो बनता है उसे हम प्लेन कहते हैं. इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग इन 2 डायरेक्शंस, दैट इज 2 कोऑर्डिनेट्स आइदर एक्स वाई और एक्स जेड और वाई जेड आर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं. 3 डायमेंशनल मोशन की हमने बात की थी, मोशन इन ए स्पेस. 3 डायमेंशनल मोशन को हम मोशन इन ए स्पेस भी कहते हैं, जैसे उड़ता हुआ मच्छर, उड़ता हुआ कोई मक्खी है, या एरोप्लेन जो हवा में उड़ता रहता है, उस 3 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल है. यानी एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज आता है इसमें. जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मोशन करता है तो उसे 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग इन 3 डायरेक्शंस टुगेदर, जब एक साथ वो तीनों दिशाओं में जाए, यानी उसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड तीनों में चेंज आए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं. ये बात हमने की थी. आज हम बात करेंगे डिस्क्राइबिंग लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं शुरुआत करता हूँ कि मान लीजिए आपके पापा स्कूल गए हुए हैं, ठीक है, आपके पापा ऑफिस गए हुए हैं या स्कूल गए हुए हैं, अपने काम पर गए हुए हैं, और वहाँ पर आपके पापा से आपका दोस्त या कोई और मिलने वाला पूछता है कि आपका बेटा या बेटी क्या कर रहा है और कहाँ पर है. तो आपके पापा कहेंगे कि इस समय तो वो घर पर है और स्कूल में पढ़ता है, इस क्लास में पढ़ता है. तो आपके पापा के दोस्त पूछेंगे कि स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, और कहाँ पर है. वैसे ही आपसे यदि कोई मान लीजिए रास्ते में आप चल रहे हैं और कोई दूसरा रास्ते में चलने वाला व्यक्ति आता है, मान लीजिए दिल्ली में ही आप किसी जगह हैं, धौला कुआं के आसपास हैं, तो धौला कुआं पर आपसे कोई व्यक्ति आके पूछता है कि जी इंडिया गेट कहाँ पर है. तो फिर आप उसको रास्ता बताएंगे कि ऐसे 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 जाना है आपको, और इस तरीके से आप जाएंगे तो इंडिया गेट आपको आ जाएगा, ठीक है. तो जैसे आप कहते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है जी, ठीक है. तो दिल्ली जिसकी कैपिटल है वो भारत है. जिस देश की राजधानी दिल्ली है वो उसको क्या कहते हैं, भारत कहते हैं. तो रेफरेंस कौन हुआ, दिल्ली हुआ. दिल्ली के रेस्पेक्ट में अपने भारत को डिफाइन कर दिया, ठीक है.
इसी तरीके से जब हम मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अज्यूम कीजिए कि एक स्कूल में एक एक गांव में एक स्कूल है। ठीक है, एक गांव में एक स्कूल है और वो स्कूल एक रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। मान लेता हूँ कि ये है एक रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये क्या है? रेलवे स्टेशन। ये कहाँ का रेलवे स्टेशन है? किसी गांव में पड़ता है मान लीजिए रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन मान लीजिए ये पूरा एक विलेज है। क्या है ये? विलेज है। विलेज मान लीजिए इसको। ठीक है, कोई भी विलेज, आपका अपना विलेज मान लीजिए, यदि वहाँ पर रेलवे लाइन है तो कहता है कि कोई व्यक्ति आता है, दूसरे गांव का व्यक्ति आता है और वो मान लीजिए ये आपका गांव है। मान लीजिए ये आपका गांव है, भले ही आपके गांव में रेलवे स्टेशन हो या ना हो, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि आपके गांव में रेलवे स्टेशन है और उसके पास में यहाँ पर एक स्कूल है। कौन है? स्कूल है बेटा, स्कूल। ठीक है, स्कूल है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति आता है, ये व्यक्ति आता है, ये व्यक्ति आता है और ये आप हैं, ये आप हैं। तो ए व्यक्ति आता है आपके पास, आप हैं बी मान लीजिए। आप कौन है? बी। और आपके पास एक दूसरे गांव का व्यक्ति ए आता है और वो कहता है जी आपके गांव का स्कूल कहाँ पर है? आप कौन है? बी। आपका नाम क्या है? बी। और दूसरे गांव का व्यक्ति आता है ए। ठीक है, और मान लीजिए वो आपसे आके पूछता है कि आपका गांव का स्कूल कहाँ है जी? तो आप बी आपका नाम है, तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ से आप रेलवे स्टेशन जाइए और फिर रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में स्कूल है। रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में स्कूल है और नॉर्थ में कितनी डिस्टेंस पर है? 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। अब सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन पता होना चाहिए। बेटा ये होता है नॉर्थ ऊपर और ये होता है साउथ और ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। जानते हो इस बात को? ये एन मतलब नॉर्थ हो गया, ये एन क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ठीक है, एन क्या हो गया? ये नॉर्थ हो गया। एस क्या हो गया बेटा? ये साउथ हो गया। ई क्या हो गया? ये ईस्ट हो गया। ठीक है, और डब्ल्यू क्या हो गया? ये वेस्ट हो गया। ये डायरेक्शंस का नॉलेज आपको पता होना चाहिए। पता है? नहीं भी पता है तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? बेटे जहां भी आप खड़े हो, जैसे भी आप खड़े हो, ठीक है, तो आपके सिर की तरफ तो हो गया कौन? नॉर्थ। और आपके पैरों में कौन हो गया? साउथ। आपके राइट हैंड की तरफ कौन हो गया? ईस्ट। और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ कौन हो गया? वेस्ट। समझ गए? ऐसे डायरेक्शन पता करता है। समझ में आई बात? भाई आपके सिर पर कौन हो गया? नॉर्थ, सिर की डायरेक्शन में। पैरों की डायरेक्शन में कौन हो गया? साउथ। आपके दाएं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ कौन हो गया? ईस्ट। और आपके बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ कौन हो गया? वेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। समझ गए ये बात? ठीक है, अब देखिए ये ए व्यक्ति आया, ये कौन है? पर्सन, पर्सन ए। कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है और ये आप खुद हैं, ये आप खुद हैं पर्सन बी। पर्सन बी आप खुद हैं और ये आपका गांव है। ये पर्सन बी का विलेज है, आपका अपना गांव है। और दूसरे गांव से एक व्यक्ति आता है ए और वो आपसे आके पूछता है जी आपके गांव का स्कूल कहाँ है? तो आपने क्या जवाब दिया उसको? ए को। आपने जवाब दिया ए को कि यहाँ से आप देखिए रेलवे स्टेशन जाइए और रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में जाना। रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर कौन है? स्कूल है। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब कहाँ हुआ? ये रेलवे स्टेशन है, तो इस तरफ कौन हुआ बेटा? ईस्ट हुआ। ठीक है, इस तरफ कौन हुआ? वेस्ट हुआ। और इस तरफ कौन हुआ? साउथ हुआ। ठीक है, और इस तरफ कौन हुआ? नॉर्थ हुआ। ठीक है, अब नॉर्थ में वो कितना डिस्टेंस पर बता रहा था? 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर बता रहा था? 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर। तो आपने जवाब दिया कि जी आप जो है रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में 2 किलोमीटर चले जाना, आपको स्कूल मिल जाएगा। तो स्कूल की जो पोजीशन आपने डिस्क्राइब की, स्कूल की जो पोजीशन आपने डिस्क्राइब की, वो कैसे डिस्क्राइब की? इस रेलवे स्टेशन को रेफरेंस मानते हुए। तो रेलवे स्टेशन को आपने क्या माना? रेफरेंस पॉइंट माना। इसके रेफरेंस में आपने बताया रेफरेंस पॉइंट मान लिया।
ठीक है, जो नॉर्थ आपने डिफाइन किया रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में है ना, तो रेफरेंस पॉइंट कौन हुआ? रेलवे स्टेशन। तो एक ना एक हमें रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है आपको डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे कि आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोकेशन या पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ये है, मान लीजिए ये एक प्लेग्राउंड है। ये कहाँ है? क्या है? प्लेग्राउंड है। ये प्लेग्राउंड है। ठीक है, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड है बेटा ये। ठीक है, ये है इसका सेंटर। क्या है? ये प्लेग्राउंड का सेंटर है। यहाँ पर खड़े हैं कौन? यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए इनका नाम है राम। ठीक है, और यहाँ पर खड़ा है कौन? यहाँ पर खड़ा है मान लीजिए अमित। ठीक है, और यहाँ पर खड़ा है मान लीजिए श्याम। ये श्याम है। और यहाँ पर खड़ा है मान लीजिए ये मान लीजिए अंकित है। ठीक है, कौन है? अंकित है। तो एक व्यक्ति आता है। कौन आता है? सुरेश। ये सुरेश नाम का व्यक्ति आता है अंकित के पास। कहाँ आया? अंकित के पास आया। ठीक है, अंकित के पास आया। अब सुरेश ने अंकित से पूछा कि राम कहाँ पर है। सुरेश ने अंकित से पूछा कि राम कहाँ पर है। तो अंकित ने क्या कहा? अंकित ने कहा, जी ऐसा है सुरेश भाई साहब, आप यहाँ से सीधे जाओ, सीधे जाओ। कितना? एक ये मान लीजिए कोई सर्किल है। ये क्या है? सर्किल है। सर्किल नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, बीच में सर्किल है मान लीजिए प्लेग्राउंड में। ठीक है ना, सर्किल है, बीच में झंडा लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है सेंटर में, पार्क के सेंटर में। पार्क के सेंटर में, पार्क मान लीजिए इसको, प्लेग्राउंड मान लीजिए, कुछ भी, यहाँ फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, तो सुरेश ने अंकित से पूछा कि राम कहाँ पर है। तो अंकित ने कहा कि आप सीधे जाइए और सीधे जाकर के फिर नॉर्थ में मुड़ जाना। सीधे जाकर के कहाँ चले जाना? नॉर्थ में चले जाना। ठीक है, किसके नॉर्थ में? किसके नॉर्थ में? या नॉर्थ नहीं बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? अंकित बोलेगा कि आप सीधे जाइए और फिर बाईं तरफ जाना, आपको राम मिल जाएगा। किस तरफ जाना? बाईं तरफ जाना। बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ना, यानी सीधे जाना और सीधे जाकर के लेफ्ट में मुड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ कौन मिल जाएगा? राम मिल जाएगा। यहाँ कौन मिल गया? राम। और कौन जा रहा है यहाँ से? सुरेश। किससे पूछ करके गया सुरेश? अंकित से पूछा। तो सुरेश आया अंकित के पास कि राम कहाँ है। तो अंकित ने कहा कि आप सीधे जाइए, सर्किल आएगा और सर्किल से लेफ्ट में मुड़ जाना। तो यहाँ पर राम की पोजीशन को बताने के लिए कौन रेफरेंस माना बेटा? किसको रेफरेंस माना गया? इस सर्किल को रेफरेंस माना गया। ये सर्किल क्या माना गया? रेफरेंस पॉइंट। इसको क्या माना गया बेटा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, क्या माना गया? रेफरेंस पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब, जैसे और एग्जांपल लेते हैं। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी क्लास, मान आप कौन सी क्लास में आ गए? आप सब लोग 9th क्लास में आ गए। अपने स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 9th क्लास में आ गए। मान लीजिए ये एक स्कूल है। स्कूल है, ये कौन है? स्कूल है। ठीक है बेटा, स्कूल है। ये रूम्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? रूम्स बने हुए हैं। ये रूम्स बने हुए। ये 6 क्लास का रूम है, ये 7 का है, ये 8 का है, ये 9 का है, ये 10 का है, ये 11 का है। ठीक है बेटा, और ये रास्ता है। ठीक है, ये मान लीजिए ऑफिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल चेम्बर है। प्रिंसिपल चेम्बर है। ठीक है, और ये मान लीजिए आपकी लैब्स है। क्या है? लैब्स है। ठीक है, इस तरीके से ये स्कूल है मान लीजिए। ये एंट्रेंस है। ये क्या है? एंट्रेंस। यहाँ से ये व्यक्ति आता है। यहाँ पर कौन मिलेगा बेटा? गेट पर गेटमैन मिलेगा, गेट कीपर मिलेगा। जो गेट पर आकर के इस व्यक्ति ने पूछा, जी मुझे कहाँ जाना है? मुझे
लैब्स में जाना है या प्रिंसिपल से मिलना है, ये मान लीजिए। क्या पूछा उसने कि प्रिंसिपल से मिलना है, तो गेट वाला क्या कहेगा जी ऐसा कीजिए, आप यहाँ से सीधे जाइए और सीधे जा करके अपने दाईं तरफ मुड़ जाना। सीधे जाना और कहाँ मुड़ जाना, दाईं तरफ मुड़ जाना। तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल चेम्बर आ जाएगा। किसके अगला, इस और ये ऑफिस है जी, ये बगल वाला ऑफिस है, ऑफिस से अगले वाला प्रिंसिपल चेम्बर है। तो ऑफिस के रेफरेंस में प्रिंसिपल चेम्बर को बताया गया है ना। मान लीजिए आप 7th क्लास में पढ़ते हैं, तो ये व्यक्ति आके मान लीजिए आप पूछता है इससे गेट वाले से कि 7th क्लास में उस बच्चे से मिलना है, तो आपसे वो गेट वाला कहेगा कि एकदम लास्ट में चले जाओ और लास्ट में जो रूम है उससे पहले वाला जो रूम है, लास्ट वाले रूम से पहले वाला जो रूम है वो 7th क्लास है। तो लास्ट वाले रूम को रेफरेंस मान करके 7th क्लास के बारे में बताया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सर्किल को रेफरेंस मान करके राम की पोजीशन किसने बताई, अंकित ने। किसको बताई, श्याम, सुरेश को बताई। जैसे यहाँ पर इस स्कूल की पोजीशन बताई, किसके रेफरेंस में, रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में। किसने बताई, पर्सन बी ने बताई। किसको बताई, पर्सन ए को बताई कि रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में 2 किलोमीटर पर स्कूल है। तो इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट टू डिस्क्राइब, क्या कह सकते हैं, टू डिस्क्राइब पोजीशन को और क्या कह सकते हैं हम, लोकेशन। To describe position or location of an object, a reference point is required. क्या जरूरत होता है बेटा, a reference point is required. रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जैसे आप किसी रॉड की लेंथ नापते हो, तो स्केल से नापा आपने, तो स्केल में 0 को रेफरेंस लेके चलते हो ना, तभी तो आप कहते हो कि 4 सेंटीमीटर हो गया या 5 सेंटीमीटर हो गया या 6 सेंटीमीटर हो गया। तो 0 के रेफरेंस मान करके चलते हो कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो मैंने आपको लोकेशन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डिस्टेंस के बारे में। एक तो डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिख लें फिर समझेंगे बेटा। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, actual length of path covered by a moving object irrespective of the direction of motion, irrespective of the direction of motion। किसी रास्ते की लंबाई, पाथ मतलब रास्ता, उसकी वास्तविक लंबाई, एक्चुअल लेंथ मतलब वास्तविक लंबाई, किसी रास्ते की वास्तविक लंबाई। ठीक है बेटा, एक्चुअल लेंथ, किसकी एक्चुअल लेंथ, रास्ते की, पाथ की वास्तविक लंबाई। कवर्ड, जो कि कवर की गई है किसके द्वारा, मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। इररेस्पेक्टिव मतलब किसी भी, क्या, डायरेक्शन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में। यहाँ पर नॉलेज ऑफ डायरेक्शन का पता होना जरूरी नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, इतना भी लिख के आ सकते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। पूरा लिखेंगे तो और ज्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब जैसे मैं लेता हूँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मान लीजिए एक लाइन है और यहाँ पर ये है 0, यहाँ पर क्या है बेटा, ये 0 है। ठीक है,
और फिर इस पर बने हुए हैं, ये मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 35 है, ये 40 है, ये 45 है, ठीक है, ये 50 है। इस तरीके से ये किलोमीटर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं बेटा? ये किलोमीटर। ये 0 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ C, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं B, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A। क्या नाम दे देता हूँ? A। और ये पॉइंट में नाम दे देता हूँ O। ये 0 है और ये ऊपर O है। ठीक है। अब कह रहा कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, मान लीजिए ये कोई पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन है, व्यक्ति है। कौन है? व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति ओ से कहाँ जाता है? ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ओ टू सी, देन टू ए थ्रू बी। ठीक है, ये व्यक्ति ओ से कहाँ जाता है? सी पर जाता है। ओ से सी पर गया और कहाँ गया? ए पर गया, थ्रू बी। बी से होते हुए कहाँ चला गया? बी से होते हुए कहाँ चला गया बेटा? ए पर चला गया। कौन व्यक्ति? ये व्यक्ति जो कहाँ खड़ा हुआ है? ओ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम मान लो, चलो राम नाम है इसका, मान लीजिए। ये राम नाम का लड़का ओ से, ये राम नाम का लड़का ओ से कहाँ गया? सी पर गया और फिर कहाँ चला गया? ए पर चला गया। कहाँ से होते हुए? बी से होते हुए। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये? कितनी कितनी एक्चुअल पाथ लेंथ होगी इसकी? एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगी बेटा इसकी? ओ से कहाँ गया? सी पर, तो 25 हुआ ना। फिर सी से ए पर गया, कहाँ से होते हुए? बी पर। सी से बी का कितना है? 35। 25 से 35 और बी से कहाँ गया? ए पर। तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगा, मैं यहाँ पर लिखूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन, डिस्टेंस कवर्ड बाय राम। राम ने कितनी डिस्टेंस कवर की? बराबर होगा एक्चुअल पाथ लेंथ, यही तो होगी डिस्टेंस। अब एक्चुअल पाथ कौन सा, यानी वास्तविक रास्ता उसने कौन सा तय किया? जब अब देखिए इस डायग्राम में एक्चुअल पाथ लेंथ आपको समझ में आ जाएगी। दिखाई दे रहा है? ओ से कहाँ पर गया? ओ से कहाँ पर गया? सी पर गया, तो ओ सी। ठीक है, प्लस, और सी से कहाँ पर गया? ए पर। किससे, कहाँ से होते हुए? बी से होते हुए, तो सी से बी का डिस्टेंस, फिर बी से ए का डिस्टेंस। तो यही तो होगा टोटल पाथ लेंथ। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से चला गया यहाँ, और कहाँ से होते हुए? यहाँ से होते हुए, यानी ओ से सी, सी से बी, बी से ए। यही तो हुआ। ओ से सी मतलब ओ सी से बी मतलब सी बी, और बी से ए मतलब बी ए। और ओ से सी का देखना कितना दूरी है? ओ से ओ तो कहाँ है? 0 पर है, ये रेफरेंस हो गया। ओ 0 क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। और ओ से सी का जो डिस्टेंस है इस रेफरेंस पॉइंट से कितना है? 25 क्या? किलोमीटर। ठीक है, ये 25 किलोमीटर, प्लस सी से बी का डिस्टेंस देखो, ये सी कितने पर है? 25 पर, और बी कितने पर है? 35 पर। तो सी से बी का डिस्टेंस क्या हुआ? 35 में से 25 माइनस कर दें तो 10 हुआ ना बेटा। कितना हुआ? 10 हुआ। समझ गए? 25 से 35, सी से बी, सी से बी का डिस्टेंस कितना हुआ? 10 हुआ ना। 35 में से 25 माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, 10 आ गया। ये पाथ लेंथ आ गया सी से बी। अब बी से ए देखिए, 35, बी कहाँ पर है? 35 पर, और ए कहाँ पर है? 50 पर। तो 50 माइनस 35 क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा। कितना? 15 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में। अब तीनों को जोड़ना जरा, 25, 10, 35, और ये कितना हो गया? 35 और 15, 15 कितना हो गया? 50 किलोमीटर। कितना हो गया? 50 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई जो व्यक्ति ने कवर की। ये क्या आ गई बेटा? डिस्टेंस आ गई। ये क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। समझ गए बात को? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। ठीक है, डिस्टेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका क्या है?
घर है, ठीक है। और आपके घर से ये एक स्कूल है, ये मान लेता हूँ स्कूल है, ठीक है। और ये है मान लीजिए प्लेग्राउंड, ये कौन है? प्लेग्राउंड, प्ले ग्राउंड, समझ गए बेटा। तो आपके घर से स्कूल, मान लीजिए घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर है। कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर। और स्कूल से प्लेग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 4 किलोमीटर। कितना दे रखा है? 4 किलोमीटर। तो बताओ डिस्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड फ्रॉम हाउस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड फ्रॉम हाउस कितना होगा, ठीक है। प्लेग्राउंड की डिस्टेंस पता करनी है मुझे, कहाँ से? हाउस से। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड फ्रॉम हाउस, एक तो आप ये सीधे निकाल सकते हो ना, सीधे निकाल सकते हो ना, ये भी तो एक डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ, आपका हाउस है ए पर, स्कूल है आपका बी जगह पर, और प्लेग्राउंड है सी जगह पर। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड फ्रॉम हाउस क्या हो गया? ए सी हो गया। क्या हो गया? ए सी हो गया, ठीक है, ए सी हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस बताओ कितना होगा? ए बी होगा, ए बी होगा, ए बी। यदि मैं पूछूं आपसे डिस्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल से प्लेग्राउंड का दूरी कितना होगा? ये स्कूल है और ये प्लेग्राउंड, तो बी से सी, बी सी हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? अब देखो बी सी तो हमें दे रखा है ना, कितना है? 4 किलोमीटर, ये तो 4 किलोमीटर आ गया। ए बी भी दे रखा है, कितना है? 3 किलोमीटर। लेकिन ए सी पता है क्या? ए सी पता है क्या? हमें ए सी पता नहीं है, तो ए सी कितना होगा ये पता करूं, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ए सी निकालने के लिए देखो ए सी ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया ना बेटा, क्या बन गया? ये ट्राइंगल बन गया। और ये क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या कहलाता है? बेस। और ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, और ये बेस हो गया ए बी, ठीक है, बेस हो गया। और ये बी सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये बी सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ए सी होल स्क्वायर, एच क्या है? ए सी होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी होल स्क्वायर, प्लस बेस क्या है बेटा? बेस स्क्वायर, ये बेस है, बेस क्या है? ए बी होल स्क्वायर। तो अब बताइए ए सी बराबर क्या होगा? ये स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा, ये जानते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम सुना है आपने, वही तो मैंने किया है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ए सी कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं? ठीक है। अब यहाँ से बी सी बताओ कितना है? बी सी 4 किलोमीटर है, और 4 का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 3 किलोमीटर है, और 3 का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, 4 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 16, और 3 का 9, 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5। यानी ए सी कितना आ गया? 5 किलोमीटर। तो ए सी कितना निकाल लिया बेटा हमने? 5 किलोमीटर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गई? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। समझ में आया क्या आपको? डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये दिया, ये एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है। तो राम ओ से सी पर गया और सी से ए पर चला गया, कहाँ से होते हुए? बी से होते हुए। तो बताओ राम ने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए, यही तो डिस्टेंस होगी। तो ओ सी प्लस सी बी
प्लस बी ए, ओ सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ये निकाल लिया हमने। वैसे ही हमने ये दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये दूसरा एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या बात की, ये हाउस मान लिया ए जगह पर और बी जगह पर स्कूल है और सी जगह पर प्लेग्राउंड है। तो हमने लिखा कि डिस्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड फ्रॉम हाउस, प्लेग्राउंड का डिस्टेंस हाउस से कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस, हाउस से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा। और डिस्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड फ्रॉम स्कूल, प्लेग्राउंड का स्कूल से डिस्टेंस इतना होगा। तो ये पाथ लेंथ ही तो हुआ बेटा, ये पाथ लेंथ। ठीक है, अब जैसे मैं तीसरा एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, चलो तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, खेत है। ये क्या है, खेत है। गांव के हैं आप में से बहुत लोग, तो ये क्या है, खेत है, फील्ड है। ठीक है, और खेत की ये जो आर्म है बेटा, ये मान लीजिए 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। और ये मान लीजिए कितनी है, ये वाली आर्म 3 मीटर है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर है तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। समझ गए, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, अब एक व्यक्ति है, ए पर्सन goes from corner A to corner C through B and finally to corner D. Calculate the distance covered, calculate the distance covered by person। तो व्यक्ति ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये पता करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, निकालो। ये है मान लीजिए पर्सन, ए पर्सन, पहले सवाल समझ लो। ए पर्सन गोज फ्रॉम ए टू कॉर्नर सी, और कहाँ से होते हुए, बी से होते हुए। मान लीजिए ये है पर्सन, ये कोई व्यक्ति है बेटा। ठीक है, ये ड्राइंग मेरी ऐसी है, आपकी ड्राइंग अच्छी हो सकती है, व्यक्ति अच्छा बना दोगे आप। तो कोई व्यक्ति ए से कहाँ गया, बी पर गया। कहाँ गया, ए से सी पर जा रहा है, ए से सी पर जा रहा है, और कहाँ से होते हुए, बी से होते हुए। मतलब पहले बी पर गया होगा और बी से कहाँ चला गया, सी पर चला गया। ये व्यक्ति ए से सी पर गया, कहाँ से होते हुए, बी से होते हुए, और फिर फाइनली कहाँ चला गया, कॉर्नर डी पर चला गया। फिर फाइनली कॉर्नर डी पर चला गया, यहाँ आ गया ये फाइनली। ठीक है, यहाँ से चला और कहाँ चला गया, डी पर चला गया। तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर की। तो सॉल्यूशन कैसे करें इसका, फिर हम डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन किसके बराबर होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी है व्यक्ति की, भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन निकालना है। तो कहाँ से कहाँ गया, ए से बी पर गया था पहले, फिर बी से सी पर गया, और फिर सी से डी पर चला गया। तो यही तो होगा एक्चुअल पाथ लेंथ। अब ए से बी कितना है, 10 मीटर। बी से सी कितना है, 3 मीटर। सी से डी कितना होगा, जब ए भी 10 है तो सी डी भी क्या होगा, 10 होगा। तो ये भी 10 मीटर। तो 10 3 13 और 10 23 मीटर ये डिस्टेंस आ गई किसकी, व्यक्ति की। क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई कितनी, 23 मीटर। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस क्या है बेटा, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का वो भी देख लें। यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस या तो होता है मीटर में मेजर करते हैं जिसको स्मॉल m लिखते हैं, या किलोमीटर और बड़ा यूनिट है इसका, ऐसा यूनिट लिख रहा हूं मैं, किलोमीटर।
ठीक है, ये यूनिट होता है बेटा, ठीक है ना। सेंटीमीटर वो तो सीजीएस यूनिट होगी, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पूरे विश्व में यही यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में यही यूनिट मिलेगा आपको डिस्टेंस का, या तो मीटर या किलोमीटर, समझ गए। एसआई यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए ठीक है, तो मीटर और किलोमीटर ये। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके डिस्टेंस के बारे में, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आपका दिमाग दौड़ गया होगा, सर ने ये क्या लिख दिया, ये स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी टर्म आ गई सर, बड़े परेशान कर रहे हो, नई नई टर्म लेकर के आ रहे हो। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता। एक क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच हैज only magnitude, which has only magnitude but no direction, सर ये तो आपने अंग्रेजी में परिभाषा लिख दी बेटा, ये तो जानते ही हो ना क्वांटिटी, ठीक है। विच मतलब जो, हैज रखती है, ओनली केवल, क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये लिख दिया है मैंने। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इस मैग्नीट्यूड का मतलब, ठीक है। बट नो डायरेक्शन, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे डिस्टेंस में क्या होता है, मीटर, है ना, 5 मीटर या 5 किलोमीटर, यही तो होता है। 5 क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे तो नहीं कह रहे कि 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, ऐसे नहीं कह रहे ना हम। तो जहां डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गई बात। चलो एक दूसरा टर्म और है, उसको भी हम समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लें। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final positions of an object। किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम जो डिस्टेंस होता है, किस किस के बीच, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका यूनिट, यदि हम ऐसा यूनिट की बात करें, यूनिट की पहले बात कर लेते हैं। यूनिट इसका मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, जैसे ऊपर लिखा मीटर को एम लिखते हैं, किलोमीटर को केएम लिखते हैं, वैसे मीटर, किलोमीटर ये इसके ऐसा यूनिट हो सकता है, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। कौन वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब कहेंगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, भाई जब आप स्केलर क्वांटिटी को जान गए तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर में क्या था, केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, एक क्वांटिटी which has both magnitude and directions, ठीक है। which has both magnitude and direction, जिसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है।
उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस क्वांटिटी में होता है वो डिस्प्लेसमेंट है। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड था वो डिस्टेंस था, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं बेटा इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल तो वही ले लेते हैं जो हमने पहले लिया हुआ है। डिस्टेंस का एग्जाम्पल लिया था सबसे पहले, उसी से हम समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए ओरिजिन है, ओ पॉइंट है, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 35 है, ये 40 है, ये 45 है, ये आपका 50 है। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में किलोमीटर में क्या है? डिस्टेंसेज है इस डायरेक्शन। और यहाँ पर मैंने माना था ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है? ए पर्सन, मैं कह रहा हूँ ए पर्सन मूव्स, एक व्यक्ति चलता है, कहाँ से? फ्रॉम ओ टू सी, देन टू बी, एंड then to A, and finally come back to number 1 point C and number 2 point O। ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं दोनों को कैलकुलेट करके बताऊंगा जिससे कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी समझ में आ जाए। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, ये है प्रश्न। अब इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्न समझ में आया आपको? कह रहा है प्रश्न, एक व्यक्ति है बेटा, ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ओ टू सी, एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए ये व्यक्ति है बेटा। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, पर्सन है, जो ओ से सी पर जाता है, ओ से सी पर गया, देन टू बी और वहां से बी पर गया, एंड देन टू ए और वहां से ए पर गया, और फाइनली वापस आ जाता है नंबर 1 कहाँ पर? सी पर आता है। फाइनली सी पर आ जाता है। नंबर 2 ओ पर आ जाता है। तो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इन ईच केस, इन ईच केस। ये जो 2 केस दे रखे हैं, एक तो पॉइंट सी पर जब वो आता है और एक पॉइंट ओ पर आता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले मैं केस ए की बात करता हूँ, फर्स्ट की बात करता हूँ। ठीक है, पॉइंट सी पर आया, यानी पर्सन गया। पहले तो डिस्टेंस बताऊं, डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बताओ। फर्स्ट केस में जब वो कहाँ आ जाता है? पॉइंट सी पर आ जाता है। फर्स्ट केस में कहाँ आ रहा है बेटा? वो पॉइंट सी पर आ रहा है। फर्स्ट केस में कहाँ आ रहा है? पॉइंट सी पर आ रहा है। पॉइंट सी पर वापस आ रहा है। तो ओ से सी पर गया था, ओ से सी का डिस्टेंस, फिर सी से बी पर गया था, फिर बी से ए पर गया था, फिर ए से बी पे आया, फिर बी से सी पे आया। तो ओ से चला सी पर गया, सी से गया बी पर, बी से गया ए पर, ए से गया बी पे, वापस लौटा ए से बी पर, और कहाँ लौट गया? सी पर। सी पर आकर रुक गया। तो यही तो पाथ लेंथ होगा। ओ से सी पर गया, सी से बी पर, बी से ए पर, फिर ए से बी पर और बी से सी पर आया। ओ से सी, फिर सी से बी, फिर बी से ए, फिर ए से बी वापस लौटा, फिर बी से सी पर लौटा, और सी पर आकर रुक गया। तो डिस्टेंस कितना होगा? ओ से सी का डिस्टेंस बताओ। ओ से सी कितना है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर में है, एक बार लास्ट में लिख देंगे, ठीक है ना। सी बी, सी से बी का डिस्टेंस 25 है सी, और बी 35 है, तो 35 माइनस 25 कितना हो गया? सी से बी का डिस्टेंस 10 हो गया। प्लस बी से ए, बी से ए कितने पर है? 50 पर, और बी कितने पर है? 35 पर। तो बी से ए का डिस्टेंस कितना हुआ? 15। 50 में से 35 माइनस कर लो। प्लस ए से बी
फिर 50 में से 35, ए कितने पर है 50 पर और बी कितने पर है 35 पर, तो कितनी डिस्टेंस चला गया ए से बी पर जाने में 15। ठीक है, फिर बी से सी गया तो बी कितने पर है 35 पर और सी कितने पर है 25 पर, तो कितना डिस्टेंस गया 10। और ये सब किस में आएगा किलोमीटर में। इन सबको जोड़ लो, 25 10 35 और 15 50 और 15 65 और 10 75, 75 किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस आ गई बेटा, ये क्या आ गई डिस्टेंस आ गई कि उस व्यक्ति ने जब वो पॉइंट सी पर वापस आया तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसी केस में निकालें हम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट तो अभी अभी मैंने लिखवाया डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमने क्या लिखा देखना जरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। देखिए ये तो थी व्यक्ति की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ओ पर था और फाइनली जब ओ से सी पे गया, सी से बी पर, बी से ए पर, फिर वापस लौटा ए से बी पर और बी से सी पर आ गया और सी पर आकर के रुक गया, ये फाइनल पोजीशन हो गई फर्स्ट केस में। ठीक है, तो ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे कम से कम दूरी कितनी है 0। इनिशियल तो 0 पर है और फाइनल कितने पर है 25। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितने पर है व्यक्ति की 25 पर और इनिशियल कितने पर है 0 पर। तो फाइनल पोजीशन 25 और इनिशियल 0 पर, तो कितना आ गया 25 किलोमीटर। ये जो 25 किलोमीटर आया बेटा ये आया डिस्प्लेसमेंट, और जो 75 किलोमीटर आया था ये था डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ पर आपने डायरेक्शन तो कुछ लिखा ही नहीं। बेटा ये पता तो रहा है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कहाँ है ये पता चल रहा है ना, और इनिशियल पोजीशन कहाँ है, तभी तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 25 किलोमीटर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया और 75 किलोमीटर क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। लेकिन दूसरा केस क्या कह रहा है कि वो पॉइंट ओ पर वापस आ जाए। कहाँ पर वापस आ जाए पॉइंट ओ पर। ओ से गया, ओ से सी पर गया, सी से बी पर गया, बी से ए पर गया, ए से बी पर गया, वापस आया, बी से सी पर वापस आया और सी से वापस ओ पर आ गया, यानी जहां से चला था वहीं आ गया। तो सेकंड केस यदि मैं लेता हूं, सेकंड केस ले लेते हैं इसका सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति है बेटा वो व्यक्ति ओ से चला, इसको मैं दोबारा बना लेता हूं, 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50 किलोमीटर में। ठीक है, तो ये व्यक्ति यहां से चला ओ से ये सी था और ये था आपका बी और ये था आपका ए। व्यक्ति ओ से सी पर गया, सी से बी पर गया, बी से ए पर गया, ए से वापस बी पर आया, बी से वापस सी पर आया और सी से वापस कहाँ आ गया ओ पर आ गया। तो इनिशियल तो ये थी, इनिशियल 0 पर था और फाइनल भी क्या हो गया 0 पर आ गया। तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितनी कवर होगी, डिस्टेंस क्या होगी व्यक्ति के द्वारा जो कवर होगी, जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ से कहाँ चला, ओ से सी पर गया, फिर सी से कहाँ गया था बेटा, सी से कहाँ गया था, ओ से सी पर गया, ओ से सी पर गया, फिर सी से बी पर गया, सी से बी पर गया, फिर बी से ए पर गया, फिर ए से बी पर आया, ए से बी पर आया, फिर बी से सी पर आया, फिर सी से ओ पर आया, सी से ओ पर आया। अब ओ से सी कितना है, ओ 0 पर है और सी 25 था, यानी ओ सी 25 हो गया। सी से बी, सी 25 है और बी 35 है, तो सी से बी का डिस्टेंस 10 हो गया। बी से ए 50 पर है, बी 35 पे है, तो ये 15 हो गया बी से बी और ए के बीच का डिस्टेंस। जितना बी ए है उतना ही ए बी होगा, जितना सी बी है उतना ही बी सी होगा, और जितना ओ सी है उतना ही सी ओ होगा।
कितना 25। तो इसको जोड़ लें 25, 10, 35 और 15 50 और 50 और 15 65 और 10 75 और 25 100 क्या किलोमीटर। 100 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई उसकी। 50 तो जाते समय हो गई बेटा और 50 पूरी वापस आते समय 100 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या डेफिनेशन था डिस्प्लेसमेंट का? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही था ना। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन कहाँ है? 0 पर, और इनिशियल भी कहाँ थी? 0 पर। तो 0 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा? 0। यानी डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो गया। तो देखिए डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ध्यान रखना। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। चलिए और भी देखो, और भी एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का। एक्टिविटी 8.3 देखिए। एक्टिविटी 8.3 दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या कह रहा है? टेक ए मीटर स्केल एंड ए लॉन्ग रोप। एक मीटर स्केल लीजिए, एक मीटर स्केल लीजिए और एक लंबी रस्सी लीजिए, लॉन्ग रोप। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए बास्केट बॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड। एक बास्केट बॉल के एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर पर जाइए। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन है ये इसी तरीके का क्वेश्चन है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जो एक्टिविटी 8.3 है आपकी एनसीईआरटी की, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे आपका ये खेत है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था ऐसा एग्जांपल। ठीक है, ये खेत है मान लीजिए, और ये आपका मान लीजिए जो साइड है ये 4 मीटर है और ये साइड 3 मीटर है। ठीक है, ये साइड 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से ए से चलता है बी पर जाता है, बी से चलता है सी पर जाता है। ठीक है, ए पर्सन मूव्स फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी एंड फाइनली टू कॉर्नर, और फाइनली कहाँ चला जाता है? कॉर्नर सी पर। तो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, व्यक्ति का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब जैसे एक्टिविटी में क्या दे रखा है, ये एक बास्केटबॉल ग्राउंड है। आप एक रस्सी लीजिए और एक फीता लीजिए। तो रस्सी से यहाँ तक का नापा, यहाँ से यहाँ तक का नापा। तो इस कॉर्नर की और इसके अपोजिट कॉर्नर इसकी बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ए से बी पर गया, बी से सी पर गया। तो बताइए व्यक्ति का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। डिस्टेंस कवर्ड बताओ, समझ में आ गया होगा आपको। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा व्यक्ति का? ए से कहाँ गया था? बी पर। एक्चुअल पाथ लेंथ होता है ना डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, एक्चुअल रास्ता क्या है? ए से बी पर गया और बी से सी पर गया। तो ए से बी प्लस बी से सी। ए से बी गया तो कितना? 4 मीटर, और बी से सी गया तो कितना? 3 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 7 मीटर। ये तो डिस्टेंस आ गया। अब यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना था उसका, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये था इनिशियल पोजीशन, ये जो पोजीशन है व्यक्ति का, ये कौन सा पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और वो कहाँ पहुंच गया? सी पर पहुंच गया। तो ये सी वाला पोजीशन कौन सा हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया।
तो इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डायगोनल होगा या नहीं होगा? ये डायगोनल होगा, ठीक है, ये डायगोनल होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ये डायगोनल होगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अब यहाँ पर सिंपली ऐसे नहीं कह सकते कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल तो हमें पता है 0 है, लेकिन फाइनल कितना है वो हमें नहीं पता। हम फाइनल हम 7 नहीं कह सकते, 7 तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये डायगोनल होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इनिशियल और फाइनल के बीच? ए बी प्लस बी सी थोड़ी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए से सी, ए से सी, तो ए सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब इसका ए सी क्या होगा, ये प्रश्न खड़ा होता है। अब ये कैसा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको? राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है या नहीं? तो क्या आएगा यहाँ से? ए सी का वैल्यू मैं यदि निकालूं तो अलग से निकाल के बताता हूँ आपको। ये लीजिए, ये आपका खेत था, ये खेत था, और ये था ए, ये था सी, ये था बी, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर था। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये है बेस स्क्वायर ए बी, और ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 4, तो 4 होल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 3, तो 3 होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर 16 और 3 का होल स्क्वायर 9, कितना आ गया 25। लेकिन ये किसका वैल्यू आया? ए सी स्क्वायर का। तो ए सी स्क्वायर बराबर 25 आया। तो ए सी कितना होगा बेटा? ए सी कितना होगा? स्क्वायर रूट ले लो, 5 मीटर। कितना आएगा? 5 मीटर। तो ए सी का वैल्यू कितना आया? 5 मीटर। तो यानी जो 5 मीटर है ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब सीधा पाथ है तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कर लेंगे, सीधा रास्ता है तो सीधे रास्ते पर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो। लेकिन यदि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो फिर उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज नहीं करना है। फिर आपको यूज करना है कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ये इनिशियल है, फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डायगोनल होगा। समझ गए? तो ये निकाल लिया हमने। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ऐसा ही एक्टिविटी ये 8.3 है, ठीक है। चलिए 8.4 में क्या कह रहा है ये भी देख ले जरा। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद ए डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल। जो ऑटो रिक्शा होता है बेटा, उसमें एक मीटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मीटर। वो मीटर आपको क्या बता रहता है? डिस्टेंस बताता रहता है कि कितना चल गया आपका ऑटो रिक्शा। सच ए डिवाइस इज नोन एज ऑडोमीटर। जो डिस्टेंस बताता है उसे क्या कहते हैं बेटा? ऑडोमीटर। ए कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। एक कार कहाँ से कहाँ ड्राइव की गई? भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक आई एक कार। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर इज 1850 किलोमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। अब जो रोड मैप होता है उससे आपको भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच सीधा डिस्टेंस निकालना है, तो वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल पाथ लेंथ ये जो आया वो कितना आया? 1850। ये डिस्टेंस हो गया किसका? भुवनेश्वर का न्यू दिल्ली से। ये तो डिस्टेंस हुआ 1850 जो कि मीटर बता रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब जरूरी थोड़ी ना है जो ऑटो रिक्शा, जो कार है बेटा, जो कार है वो कहाँ से कहाँ ये सीधे थोड़ी आई होगी, एकदम सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में आ गई हो, ऐसा तो नहीं है ना। वो जगह जगह मुड़ी भी होगी। तो उन सबका क्या निकालना पड़ेगा हमको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रोड मैप का यूज करके, जैसे ये मान लीजिए न्यू दिल्ली है ये, ठीक है। इंडिया के मैप में इस तरीके का इंडिया का मैप है, इस तरीके का मैप। ये नीचे से थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली है और यहाँ कहीं भुवनेश्वर होगा।
यहाँ कहीं क्या होगा, भुवनेश्वर होगा नीचे की तरफ। तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस आपको पता करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। ये क्या पता करनी पड़ेगी, स्ट्रेट डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। स्ट्रेट रोड मैप से आप वही पता कर लेना, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। ये आप करके देखिएगा 8.4 रोड मैप से, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, ये तो बात हुई आज लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात की आपसे, विद एग्जांपल्स बात की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।